यौगिक का आज हमारा चौथा पार्ट है। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। यही चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम इसके जो भी टॉपिक बाकी बच रहे थे, जिसमें एक मुख्य टॉपिक साबुन एवं अपमार्जक जो कि शेष रह रहा था, उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तोड़ दें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साबुन और अपमार्जक। काफी इंपॉर्टेंट है और आप सब हालांकि इसके बारे में बेसिक जानते भी होंगे कि साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक का मतलब जो आप डिटर्जेंट पाउडर घर पे यूज करते हो कपड़े धोने के लिए, जिसे आप साधारण भाषा में सर्फ कहते हो, जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, एरियल वॉशिंग पाउडर, ये क्या है? ये अपमार्जक है। और साबुन तो आप जानते ही हो, ठीक है, लाइफ बॉय, डेटॉल, ये सारे क्या है? ये साबुन है। तो इन्हीं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साबुन की। तो वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यानी जो साबुन है वो साबुन जब वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH के जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? साबुन। और इस कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी अभिक्रिया क्या होगी। ये देखो, ये उच्च वसीय अम्ल है। क्या है? उच्च वसीय अम्ल। अब यहां पर जो R है, इस R का मतलब है कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला। यहां पर जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है वो C12 से लेकर C18 तक हो सकती है। ठीक है, यहां पर जो आपको R दिख रहा है, उस R का मतलब है C12 से लेकर C18 तक की किसी भी हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला हो सकती है। मोस्टली जो यूज होता है वो होता है C17H35। ठीक है, तो ये क्या है? ये उच्च वसीय अम्ल है। तो यहां पर C17 सीरीज लिखना काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इस C17H35 की जगह केवल क्या लिखा जाता है? R लिखा जाता है। तो ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बन रहा है? तो RCOONA यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह का एक सोडियम लवण बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? साथ में बन रहा है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये साबुन है जो किससे निर्मित हो रहा है? उच्च वसीय अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया से। अगर हम बात करें आगे साबुन की, तो यहां पर जो साबुन बन रहा है, यह साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी अगर इसके अंदर हम फिर से सोडियम क्लोराइड मिला दे तो यह साबुन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। यानी कि या तो यहां पर NaOH होगा या फिर क्या होगा? KOH। तो क्या बनता? तो बनता 3RCOOK। ठीक है, या तो ये सोडियम लवण या फिर ये उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, इनसे बने साबुन ही क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। बाकी साबुन जल में विलय नहीं होते हैं। इनमें से भी पोटेशियम साबुन क्या होते हैं? अधिक मृदु होते हैं, और इसी कारण इनका उपयोग शेविंग क्रीम बनाने में, शैम्पू आदि बनाने में काम में लिया जाता है। यानी कि जो पोटेशियम लवण से बने साबुन होते हैं वो साबुन काफी मृदु होते हैं, और उनका उपयोग शेविंग क्रीम बनाने में और शैम्पू बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कई सारे साबुन क्या होते हैं, जब उनको आप बालों पर रगड़ते हो तो बाल एकदम बिल्कुल चिकने चिकने एकदम खुले खुले हो जाते हैं। वही कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिनको सिर पर रगड़ने से बाल बिल्कुल एकदम उलझ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ साबुन क्या होते हैं? थोड़ा कठोर प्रकृति के होते हैं, और कुछ साबुन क्या होते हैं? बिल्कुल मृदु प्रकृति के होते हैं। जो मृदु प्रकृति के होते हैं उनमें क्या मिला होता है? पोटेशियम मिला होता है, और इसी कारण उनका उपयोग शेविंग और शैम्पू क्रीम बनाने में किया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी साबुन का मतलब क्या है कि कुछ साबुन आपने देखे होंगे जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो ऐसे साबुन को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। आया समझ में?
तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, यानी जो साबुन है वो केवल मृदु जल में ही सफाई का कार्य करते हैं। और अगर मैं बात करूं मृदु जल की, तो मृदु जल का जो सूत्र है वो होता है H2O, और एक होता है कठोर जल। ये कठोर जल में कार्य नहीं करता। कठोर जल का सूत्र होता है D2O, और यहाँ पर ये D क्या है, D को मतलब यहाँ पर ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है। ठीक है, तो जो साबुन है वो केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन वो कठोर जल में कार्य नहीं कर पाते। कारण क्या है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम आयन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी कारण से ये जो आपने देखा था RCOONA, यहां पर जो ये Na+ लवण है, ठीक है, या आयन है, इस Na+ को कैल्शियम या मैग्नीशियम क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसी कारण से साबुन कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं, यानी जब ये साबुन आयन को विस्थापित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, या तो बन जाएगा RCOOCA या बन जाएगा RCOOMG, यानी या तो उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण या फिर उच्च वसीय अम्लों के मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। और ये लवण जल में कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, और तो क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित का मतलब है कि वो ऐसे के ऐसे पदार्थ की तली में, उस जल की तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, वो विघटित नहीं होते और अंततः सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए, यानी कि कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो साबुन में मौजूद सोडियम लवण को क्या कर लेते हैं, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और जिसके कारण उस सोडियम आयन की जगह उच्च वसीय अम्लों के या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। और ये लवण क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे तली में जम जाते हैं, और इस कारण सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे बात करें, इस समस्या के समाधान के लिए फिर किसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जकों यानी डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, कठोर जल में कपड़ों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, साबुन की बजाय अपमार्जकों यानी डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं अपमार्जक की, कि अपमार्जक क्या होते हैं। तो अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु ये कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल में सफाई का कार्य करते हैं। ठीक है, अतः अपमार्जक का उपयोग सफाई के लिए व्यापक रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कठोर जल यानी D2O और मृदु जल H2O किसी भी प्रकार के जल में सफाई कार्य आसानी से कर पाते हैं। इसी कारण से कपड़े धोने के लिए या साफ सफाई के लिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जकों का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट जिसे RSO3NO+, RROSO3- होता है और Na+ यानी कि सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के क्या होते हैं, लवण होते हैं। वही साबुन क्या थे, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ इन अपमार्जकों के जो सोडियम आयन है और जो कैल्शियम आयन है या फिर मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम क्या बनाते हैं, सल्फोनेट बनाते हैं। यानी कि जो अपमार्जकों के सोडियम या यहां पर देखो अपमार्जकों के ये सोडियम आयन यहां पर भी और यहां पर भी, ये अपमार्जकों के जो सोडियम आयन है वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर क्या बनाते हैं, या तो कैल्शियम सल्फोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। और ये सल्फोनेट क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और वहां पर वो क्या बना रहे थे, साबुन में वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बना रहे थे और वो जल में घुलनशील नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फोनेट बन रहा है, और जो सल्फोनेट लवण होते हैं वो जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। अतः जो अपमार्जक है वो साबुन की तरह अवक्षेपित
नहीं होते और सफाई की क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है, आगे हम बात करें, इन संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा कभी कभार जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि कुछ अपमार्जकों में जो ये सल्फोनेट लवण पाए जाते हैं, ये सल्फोनेट लवण क्या करते हैं, जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते और इसी कारण से किसकी समस्या उत्पन्न होती है, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर सकते। यानी अपमार्जकों में कुछ ऐसे पदार्थ या सल्फोनेट लवण मौजूद होते हैं जिनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे पदार्थ या ऐसे अपमार्जक क्या करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं और जिससे जीवों को क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचती है। आगे हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार साबुन और अपमार्जक कपड़ों की सफाई करते हैं। यानी कि जो अपमार्जक और साबुन से कपड़ों की सफाई होती है, आखिर वो कपड़ों की सफाई किस प्रक्रिया के जरिए होती है अथवा कैसे होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया। तो साबुन और अपमार्जक दोनों ही मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया करते हैं। यानी इन दोनों के द्वारा जो कपड़ों की सफाई की प्रक्रिया है वो मिसेल बनाकर की जाती है। अब ये मिसेल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सोडियम एस्टेरिएट जैसे साबुन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। यानी जब साबुन को कपड़े पर रगड़ा जाता है तो जो सोडियम स्टेरिएट है, उस सोडियम स्टेरिएट का जल के अणुओं में क्या होता है, उस साबुन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। यानी कि देखो यहाँ पर जो सोडियम स्टेरेट लिखा गया है C17H35COONA, ये क्या है, ये सोडियम स्टेरेट है। ठीक है, जब इसको जल में साबुन को घोला जाएगा या कपड़ों पर रगड़ा जाएगा तो जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ होगी तो क्या होगा, इसका आयनन हो जाएगा। यानी ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक C7H35COO- के रूप में और एक Na+, यानी एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो C17H35 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, RCOO- और Na+, ये इसका क्या हो गया, जल में आयनन हो गया। अब यहां पर जो ये हमें भाग दिख रहा है RCOO-, इस RCOO- में जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये R वाला भाग यानी कि C17H35, इस वाले भाग को हम ऐसे दर्शा रहे हैं। ठीक है, जिग जैग से, और ये जो COO- वाला भाग है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, जल विरोधी भाग। जल विरोधी का मतलब है कि ये जल के अंदर नहीं घुलेगा लेकिन तेल के अंदर घुलेगा, तेल या चिकनाई या गंदगी के अंदर घुलेगा लेकिन जल के अंदर नहीं घुलेगा। जबकि जो COO- वाला भाग है उसको हम क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय भाग। और ये कैसा भाग है, जल स्नेही, यानी ये जल के अंदर घुलेगा लेकिन तेल या चिकनाई या गंदगी के अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, फिर से देखें, यहां पर जो ये RCOO- आयन है इसको हम ऐसे दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो R वाला भाग है, R का मतलब है C17H35, तो इसको हम दर्शा रहे हैं ऐसे। ठीक है, और जो COO- वाला भाग था इसको हम लिख रहे हैं यहां पर। अब यहां पर जो ये C17H35 वाला भाग है इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन भाग। और ये कैसा है, ये जल विरागी है, जल विरागी या फिर जल विरोधी, जल विरागी या जल विरोधी, यानी ये जल के अंदर नहीं घुलेगा लेकिन तेल, चिकनाई या गंदगी के अंदर घुलेगा। ठीक है, जबकि ये जो वाला भाग है COO- वाला, इसको हम कहेंगे ध्रुवीय भाग। कौन सा भाग, ध्रुवीय भाग। और ये कैसा होगा, ये होगा जल स्नेही, यानी ये जल के अंदर घुल जाएगा लेकिन तेल और चिकनाई के अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि जल में एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। यानी जो जल में विलय सिरा है उसको हम क्या कहेंगे, जलरागी। जलरागी का मतलब वही जल स्नेही जो कि ध्रुवीय भाग है, और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन में विलय है उस दूसरे भाग को हम क्या कहेंगे, जल विरागी या जल विरोधी कहेंगे। ठीक है, अब जो ये वाला भाग है मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं यहां से। अब अगर हम आगे बात करें तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है जिसको हम क्या कह रहे हैं, R, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन पूंछ, जो कि कैसी है, जल विरोधी है, और ध्रुवीय सिरा जो कि जल स्नेही है, बनाते हैं। ठीक है, ये भाग
इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग सदैव अंदर, अंदर का मतलब है कि जल के अंदर वाले भाग में जहां तेल की बूंद है वहां पर, और जो ऋणावेशित ध्रुवीय भाग है वो कहां रहता है, वो हमेशा उस तेल की बूंद से बाहर रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, इस प्रकार की संरचना को ही हम मिसेल कहते हैं। देखो यहां पर मिसेल का चित्र दिया हुआ है, जैसे ये तेल की बूंद है, ठीक है, ये तेल की बूंद है। अब देखो यहां पर जब इस साबुन को इस तेल की बूंद के ऊपर रगड़ा जाएगा तो होगा क्या कि जो है ये RCOO- वाला भाग था, इसमें से जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो उस तेल की बूंद की ओर रहेगा, और जो COO- वाला भाग है जो क्या था, जल स्नेही था, वो तो जल के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग था वो उस तेल की बूंद को चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये जल विरोधी था, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो जल के अंदर नहीं घुलेगा, क्योंकि जल विरोधी क्या है, कार्बन पूंछ है। जो R वाला भाग था C17H35, ये जल विरोधी था, लेकिन कैसा था, तेल स्नेही, तो ये तेल के अंदर घुलेगा लेकिन जल के अंदर नहीं घुलेगा, तो इस तेल की बूंद को क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, और इस प्रकार की जो संरचना है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मिसेल संरचना। तो इसमें जो COO- वाला भाग है वो तो यहाँ पर जल के साथ घुल जाएगा, और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो इस तेल की बूंद के चारों तरफ क्या करेगा, कुछ इस प्रकार की संरचना बनाएगा, और इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो अधिकांश गंदगी है जैसे तेल की बूंद या फिर चिकनाई आदि जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, परंतु हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, हाइड्रोकार्बन में वो घुलनशील होती है। ठीक है, साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों ओर साबुन के अणु क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। जैसे यहां पर देखो ये चित्र दिया हुआ है, ये तेल की बूंद या चिकनाई है, इसके चारों तरफ ये क्या बन रही है, ये एक मिसेल संरचना बन रही है, जिसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को क्या करता है, आकर्षित करता है। देखो ये कपड़े पर क्या लगी हुई है, ये कपड़े पर चिकनाई लगी हुई है कोई भी। ठीक है, जब इस पर साबुन को रगड़ा जाएगा तो होगा क्या कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो इस चिकनाई को कपड़े से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। वही जो जल स्नेही भाग है जिसको हम ध्रुवीय भाग कह रहे हैं, ठीक है, वो भाग कहाँ होगा, वो बाहर की तरफ निकला होगा, मतलब उस तेल की बूंद से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और जल में क्या होगा, वो तो जल स्नेही है, तो वो जल में क्या होगा, घुल जाएगा। और इस प्रकार चिकनाई के चारों ओर घेर कर क्या बनाएंगे, वो मिसेल बनाएंगे, चिकनाई के चारों ओर घेर कर मिसेल बनाएंगे। ठीक है, अब जो बाहरी सिरे पर उपस्थित जो ध्रुवीय सिरा है वो जल से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जल से आकर्षित क्यों होंगे, क्योंकि वो तो जल के अंदर घुलनशील है, तो फिर जल के अंदर घुलनशील है इसका मतलब वो जल की ओर आकर्षित होंगे, और इस कारण जो संपूर्ण चिकनाई है वो संपूर्ण चिकनाई क्या होगी, जल के अंदर समाहित हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या होगा, उस चिकनाई में से जो गंदगी है उस गंदगी या तेल को बाहर निकाला जाएगा, और फिर उस तेल को बाहर निकालने के बाद उसको जल में खींचने का काम कौन करेगा, ध्रुवीय भाग, क्योंकि वो जल के अंदर स्नेही है। ठीक है, तो ध्रुवीय भाग उस चिकनाई को क्या करेगा, जल के अंदर लाकर छोड़ देगा, और फिर वो गंदगी जल के अंदर क्या हो जाएगी, उस कपड़े से दूर हो जाएगी और जल में समाहित हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। ये चित्र देखो, यहां पर देखो सबसे ऊपर आपको ये कपड़े पर एक गंदगी है या कपड़े पर एक चिकनाई या तेल का दाग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप साबुन को इस पर रगड़ोगे तो होगा क्या कि जो साबुन है वो साबुन इस तरह टूट जाएगा दो भागों में। ठीक है, इसका आयनन हो जाएगा, तो एक RCOO- वाला भाग और एक Na+ वाला भाग। तो यहां पर जो RCOO- वाला भाग है इसको हमने ऐसे दर्शाया है, इसमें जो R वाला भाग है ये जिग-जैग का आकार है, इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन भाग। ठीक है, और ये कौन सा भाग है, जल विरोधी, यानी ये जल के अंदर नहीं घुलेगा लेकिन तेल के अंदर घुलेगा। ठीक है, और दूसरा भाग है COO-, ये कैसा भाग है, ध्रुवीय, यानी ये जल के अंदर तो घुलेगा लेकिन तेल के अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, तो जब इस साबुन को इस तेल वाली जगह पर रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, वो मिसाल बनाएगा कि ये जैसे तेल की बूंद है या चिकनाई की बूंद है, और इसके चारों तरफ साबुन को गूंजने पर ये कुछ इस तरह की संरचना बन जाएगी, और इसको हम क्या कह रहे हैं, मिसेल। तो साबुन क्या करेगा, मिसेल बनाएगा। इसमें से जो जल विरागी भाग है हाइड्रोकार्बन वाला भाग वो तेल की बूंद की ओर रहेगा, और जो जल रागी भाग है वो कहाँ रहेगा, बाहर की ओर। ठीक है, फिर होगा क्या कि जैसे हम साबुन को उस तेल की बूंद के ऊपर रगड़ेंगे तो उस तेल की बूंद को जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है
वो चारों तरफ से घेर कर क्या बनाएगा, मिसाइल बनाएगा। और वो हाइड्रोकार्बन वाला भाग जिसके अंदर वो तेल की बूंद क्या होगी, घुलनशील होगी, तो वो उसमें क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। और जब तेल की बूंद या जो चिकनाई या गंदगी है उस हाइड्रोकार्बन में घुल जाएगी, तो जो ध्रुवीय सिरा है जो जल में घुलनशील है, जल का स्नेही है, वो क्या करेगा, उस तेल या चिकनाई को उस हाइड्रोकार्बन वाले भाग से बाहर की ओर जल में खींचेगा। ठीक है, और इस प्रकार उस तेल की बूंद को उस कपड़े से दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार साबुन या अपमार्जक मिसल संरचना बनाकर कपड़ों की सफाई किया करते हैं। नोट डाल के लिखा हुआ है कि सभी मिसेल है वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, और कैसे होते हैं, समान आवेशित होते हैं, अतः अवक्षेपित नहीं होते। अवक्षेपित होने का मतलब है कि वो गंदगी के रूप में पानी की तली में नहीं रहते, उनसे अलग हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसे कैसे कणों के रूप में मौजूद नहीं रहते। ठीक है, इस प्रकार जब गंदे कपड़े को बाद में पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है, यानी वो कपड़े के अंदर ही अवक्षेप के रूप में जमा नहीं हो जाती, वो कपड़े से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है, और इस प्रकार हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखें, अगर हम साबुन की बात करें तो यह वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, यही जो अपमार्जक है वो अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये किसके होते हैं, वसीय अम्लों के, और ये सल्फोनिक अम्लों के। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें कौन सा समूह होता है, इनमें COO समूह होता है, जबकि इनमें SO3Na समूह होता है। अगला बिंदु, ये कठोर जल, अम्लीय जल या लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते, जबकि अपमार्जक चाहे वो कठोर जल हो, चाहे अम्लीय जल हो या चाहे लवणीय जल हो, सबके साथ अच्छे से सफाई करते हैं। फिर जो साबुन है वो कैसे होते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं, यानी जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन आसानी से हो जाता है और ये प्रदूषण नहीं फैलाते। वही कुछ शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाले अपमार्जक क्या होते हैं, जैव अनअपघटनीय होते हैं, यानी जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन नहीं होता और ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, फिर हम साबुन की बात करें तो साबुन ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते, वही अपमार्जक ऊनी कपड़ों के साथ भी क्या होते हैं, अधिक व्यवहारिक होते हैं। साबुन की बात करें तो ये त्वचा के लिए क्या है, हानिप्रद है, वही जो अपमार्जक है वो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हानिकारक का मतलब क्या है, क्योंकि ये वसीय अम्लों के लवण है, और अम्ल क्या होते हैं, अम्ल हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जबकि ये सल्फोनिक अम्लों के क्या है, सोडियम या पोटेशियम लवण है, और सल्फोनिक अम्ल वसीय अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। फिर हम बात करें साबुन की तो ये जल में घुलने में क्या लेते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, जबकि अपमार्जक जल में तीव्रता से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अगर हम बात करें साबुन की तो जैसे सोडियम स्टीरिएट तक सोडियम पोमिटेट। ठीक है, सोडियम स्टीरिएट और सोडियम पोमिटेट। तो हम बात करें अपमार्जक की तो सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या है, इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने साबुन और अपमार्जक टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आप मुझे नोट्स और स्टडी मटेरियल हेतु govinlectures81.blogspot.com जो कि मेरी वेबसाइट है वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही FB पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।